मुरली सेशन की शुरुआत जो है भगवान की आराधना से करते हैं। तो हम सभी के आद्य दैवत मातृदेवो भव पितृदेवो भव, हम सभी के गुरुजन आचार्य देवो भव, उनको वंदन करते हुए सेशन की शुरुआत करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आगे बढ़ते हुए यस पहले तो मैं जानना चाहूंगा क्योंकि आज बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को निमंत्रण था सारे ग्रुप में, शायद हमारे कमांडोज के ग्रुप में भी आज शेयरिंग नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन पहला समझना चाहूंगा, आपकी पहचान लेना चाहूंगा। हम कौन से सिटी से है, कौन से सिटी से हम हैं। वेरी गुड, यहाँ पे मचिंद्र जी है, रवि कुमार जी हमारे एग्जिस्टिंग कमांडो है, सुधीर जी है, प्रमोद जी है। कौन से सिटी से हम बिलोंग करते हैं। पुणे से है, इंदौर से राहुल जी है, इरफान जी पुणे से है, और फंटास्टिक फंटास्टिक, सभी को अपना परिचय देना है। प्रमोद जी दिल्ली से है, फंटास्टिक। महेश जी है औरंगाबाद से, सुधीर जी है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। महेश जी जो है पुणे से है, वेरी गुड। मोहन जी इंदौर से है, ग्रेट 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 ग्रेट। मुझे लगता है यस लगभग 34 लोग हैं, ऑल ऑल ओवर इंडिया से ऑलमोस्ट। फंटास्टिक, गुजरात से है, दिल्ली से है, महाराष्ट्र से है, और हर एक स्टेट से ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। सो बहुत ही बढ़िया। आज के सेशन में फिर एक बार मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, और छोटा सा मैं मेरा खुद का परिचय पहले करके देना चाहूंगा। मेरा नाम दया वेकर, पिछले 17 साल से इंश्योरेंस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ। 2003 से 2003 का मेरा एजेंसी है, लेकिन 2003 से लेकर 2010 तक दोस्तों 2 बार एजेंसी टर्मिनेट, और उसके बाद में दोस्तों एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी और मल्टी टीओटी ये सफर रहा। डिटेल में बाद में मैं जरूरत पड़ी तो मैं और आपके साथ शेयर करूंगा। ये छोटा सा मेरा परिचय है। यस दोस्तों, बाय चांस इस प्रोफेशन में आया, बाय चांस इस प्रोफेशन में आया। इसमें आने का कोई दिलचस्पी नहीं था, लेकिन दोस्तों इस प्रोफेशन ने अगर क्या क्या दिया, ये अगर कहा जाए तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन सकती है। या इसी के ऊपर आज कुछ हम बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम का जो एजेंडा है, कुछ एजेंडा कुछ इस तरह से है। आज हम देखने वाले हैं, पहले तो इस प्रोफेशन में लोग आ तो जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? लगभग 90-95% लोग इसमें फेल होते हैं, बहुत कम लोग इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो ऐसा माइंडसेट क्या होता है लोगों का, ऐसे कौन से माइंडसेट के साथ लोग आते हैं ताकि वो फेल होते हैं? तो दोस्तों ये माइंडसेट के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। और आज का स्पेशल सब्जेक्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स, हाउ वी कैन सेल पॉलिसी वेरी इजीली विद सिस्टम। हर मंथ मिनिमम, बहुत सिंपल आज हम एक सब्जेक्ट लेके आए हैं कि फंटास्टिक। तो किस तरह से हम हर महीने मिनिमम 10 पॉलिसीज इजीली बेच सकते हैं, और जिसके साथ मिनिमम 1 लाख का इनकम हम अर्न कर सकते हैं। सिंपल विषय है। यस, ट्रेडिशनल सिस्टम यूज करके कैसे कर सकते हैं, जैसे कोविड के बाद और कोविड के पहले और कोविड के बाद दो लगभग अभी पड़ाव अभी चल रहा है। तो कोविड के पहले की परिस्थिति से अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो किस तरह से वहां पे पहुंच सकते हैं, और अभी एडवांस तरीका मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा और एक छोटा सा पहचान, दया वेकर कोई ट्रेनर मोटिवेटर नहीं है, आपके जैसा एक सर्वसाधारण एजेंट है। और मैं यहाँ पे हर बार आता हूँ, इसके पीछे के बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि मैं आप लोगों से मोटिवेशन लेना चाहता हूँ, आप लोगों से आइडियाज लेना चाहता हूँ। और इसके ऊपर हम एक स्पेशल मॉर्निंग का एक क्लास हम चलाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे एमडीआरटी, सीओटीज और टीओटीज आते हैं। यस, मेरा ये सारा कार्यक्रम करने का पर्पज यही है। जो कहा जाता है दोस्तों, अगर आपके पास दो एप्पल है, दो एप्पल है, एक एप्पल आपके पास है, एक मेरे पास एप्पल है, एक दूसरे के साथ अगर शेयर करेंगे, समझो आपका एप्पल अगर मुझे मिल गया तो शायद आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, मेरे पास दो हो जाएंगे। वही अगर आपके पास एक आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया है, अगर वही आइडिया, आपका आइडिया अगर मेरे साथ शेयर हो जाए, मेरा आइडिया अगर आपके साथ शेयर हो जाए, तो हम दोनों के पास दो दो आइडिया बन सकती है। तो यही एक छोटा सा पर्पज लेके इस प्रोग्राम को पिछले 2 साल से हम रन कर रहे हैं। और डेली सुबह हम 5:30 बजे, आप समझ सकते हैं, 5:30 बजे पागल कमांडोज यहाँ पे मिलते हैं। तो मेरा पर्पज यही है कि मैं आपसे कुछ सीखूं और मेरे बिजनेस को इम्प्लीमेंट करूं। और मेरा जो 2025 का मैंने बहुत बड़ा गोल इस प्रोफेशन से लेके मैं चल रहा हूं, और इसके ऊपर मार्गक्रमण कर रहा हूं। तो इसको मैं कैसे कंप्लीट कर सकता हूं, इसके खोज में मैं यहाँ पे आता हूं।
तो दोस्तों आज यही हम समझने वाले हैं कि मैं किस तरह से मेरा काम करता हूँ, किस तरह से 10 पॉलिसीज बहुत आसान तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास तो दिन का 10 पॉलिसी हम बेचते हैं, लगभग दिन के 10 पॉलिसीज हमारी लगभग होती है। तो किस तरह से हम करते हैं, और अभी इस सिचुएशन में हम ऐसी कौन सी एडवांस टेक्निक यूज कर रहे हैं कि जहां पे हम बल्क सेलिंग कर सकते हैं, बल्क प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, और एट ए टाइम लगभग 50 लोगों को, 40 लोगों को, 30 लोगों को भी आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इसका भी टाइम अलाउ करेगा, तो हम एडवांस टेक्निक के बारे में हम सोचेंगे। उसके बाद में यस ट्रेडिशनल में आता है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसा करा जाए, कॉलिंग कैसे जाए, प्रेजेंटेशन कैसा किया जाए, फॉलोअप कैसा जाए, आपके पास रिपीट और रेफरल कैसा आ जाए, इसका पूरा सिस्टम हम समझने का कोशिश करेंगे। उसके बाद में अगर टाइम परमिट किया तो हम ऑटोमेटेड मोड में, मतलब आपके बगैर भी आपका सेल कैसा हो सकता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एट द एंड जो लास्ट तक रुकेगा उसको माय विनिंग फॉर्मूला किस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ दिन का 1 घंटा आप अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करके और दिन के 3 घंटे अपने प्रोफेशन को देके आप आपके इस साल का एमडीआईटी किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए, जैसे मैंने बताया इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या है, अगर मुझे कोई पूछता है तो मैं सिंपल भाषा में कह सकता हूँ इंश्योरेंस एजेंसी इज एन गोल्ड माइन। कितने लोग पहले तो बिलीव करते हैं इंश्योरेंस एजेंसी गोल्ड माइन है, सोने की खान है। मेरे लाइफ में तो ये सोने की खान है। कितने लोग इसको एग्री करेंगे कि एलआईसी एजेंसी गोल्ड माइन है? अगर मेरे जैसा बंदा जिसको 10th में 43% मार्क्स थे, ये बंदा अगर यहाँ तक पहुंच सकता है, एमडीआईटी, सीयूटी, टीओटी और मल्टी टीओटी अगर पहुंच सकता है, मेरी अगर पूरी हिस्ट्री बताया जाएगा तो आप चकित हो जाएंगे। अगर ये बंदा यहाँ तक पहुंच सकता है तो मुझे लगता है, और जो भी मैंने चाहा था वो आज मेरे पास है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रोल जो है एलआईसी ऑफ इंडिया का है। तो दोस्तों मुझे लगता है एलआईसी ऑफ इंडिया जो है एक गोल्ड माइन है, सोने की खान है, सोने की माइनिंग गोल्ड माइन है। तो दोस्तों यस, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको लगता है नहीं लगता है, शेयर जरा कीजिए मेरे साथ में। क्या लगता है आपको, आप इंश्योरेंस बिजनेस में कितना कमा सकते हैं? कितना कमा सकते हैं इंश्योरेंस बिजनेस में? क्या लगता है, आप अगर इंश्योरेंस प्रोफेशन में आ चुके हैं बाय चॉइस या फिर बाय चांस, क्या लगता है कितना कमा सकते हैं हम? सुधीर जी बोल रहे हैं अनलिमिटेड, फंटास्टिक। प्रमोद जी बोल रहे हैं अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड तो कोई फिगर नहीं होता है। मुझे लगता है कमांडो से तो मुझे ये अपेक्षा नहीं है इस आंसर की। मुझे फिगर में चाहिए, आपका फिगर चाहिए। आपका मन क्या मानता है, 5 करोड़, 50 करोड़, 5,000 करोड़? कितना कमा सकते हैं? 50 लाख, 5 लाख, 50,000? राम जी ने कुछ बहुत ही जबरदस्त फिगर डाला है, उसको गिनने के लिए मुझे रुकना पड़ेगा थोड़ा और सोच के फिर गिनना पड़ेगा। 5 करोड़ प्रमोद जी बोल रहे हैं, फंटास्टिक। जितना हम चाहेंगे, जितना हम सोचेंगे, वेरी गुड। फिर हमें किसने रोका है सोचने के लिए? यस, कोई बात नहीं, हम देखेंगे। मेरा 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 कैलकुलेशन क्या है, मैं जैसे हमेशा कहता हूं, जिस चीज को आप नाप सकते हैं, जिस चीज को आप नाप सकते हैं उस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप किस चीज को नाप नहीं सकते, आप बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, तो बड़े तो शायद बन जाएंगे, लेकिन मालूम नहीं पैसे से बड़े बनेंगे या शरीर से बड़े बनेंगे। बहुत सारे लोग तो शरीर से बड़े बन चुके हैं, क्योंकि उनका मांगना ही गलत था। उन्होंने सोचा था मुझे बड़ा बनना है, भगवान ने तथास्तु कर दिया, वो बड़े बन गए और शरीर से बड़े बन गए। तो आपका मांगना बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर एज ए दया वाकर बताया जाए तो दोस्तों ये मेरे करियर का ग्राफ है। मेरे लाइफ की करियर की जो शुरुआत हुई थी, मेरे पहले साल का फॉर्म 16 जो 500 रुपए था। यस, 500 रुपए के लिए मैं एजेंसी लिया था। जो आप कहीं पे कर रहा था, एक्स्ट्रा 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। यस, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। और उसमें मेरा जो होटलिंग होता है, चलो फैमिली के साथ किधर होटल में खाना खाने के लिए जाएंगे, इस पर्पज के लिए मैंने एलआईसी का एजेंसी लिया था। तो पहला महीने का फॉर्म मेरा 500 रुपए था। मत बाद में सोचा एक इंसान है तो इंसान का मन तो रहता नहीं है, बाद में सोचा एक जीरो बढ़ेगा तो मजा आएगा, एक जीरो बढ़ गया। उसके बाद में लगा और एक जीरो बढ़ेगा तो मजा आएगा, लाइफ सेटल हो जाएगा, और एक जीरो बढ़ गया। उसके बाद में सोचा और एक जीरो बढ़ गया तो जॉब भी छोड़ दूंगा और फुल टाइम इसमें आ जाऊंगा, और एक जीरो बढ़ गया, 5 लाख बन गया। उसके बाद में सोचा और एक जीरो अगर बढ़ जाए तो और मजा आ जाएगा, 50 लाख हो गया। उसके बाद में सोचा अगर और एक जीरो बढ़ गया तो लाइफ में तो जन्नत और कुछ जरूरत ही नहीं है।
और देखते देखते उसको अगर पूरे फैमिली का अगर बात किया जाए तो लगभग 5 करोड़ तक हमारा पूरे फैमिली का और सारे एजेंसीज का अगर बात किया जाए तो लगभग हम यहाँ तक हम इस प्रोफेशन से हम कमा रहे हैं, लगभग बात किया जाए। तो दोस्तों हाँ, अभी सपना है, यह दिल है जो मांगता मानता नहीं है। तो अभी सपना है कि नीचे की फिगर की अभी इंतजार है, नीचे की फिगर का भी इंतजार है। तो यस, मैं आप सभी से आशीर्वाद चाहता हूँ, सभी से ब्लेसिंग चाहता हूँ। यस, कितना समय लगता है, मैंने बताया 2003 का एजेंसी है और आज यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे लगभग सेकंड लास्ट फिगर आने के लिए हमारे पूरे पूरे टीम को लगभग ये फिगर हमारा आया। यस, ये आया। तो कैसे आया ये समझना, ये स्टोरी है बहुत बड़ा। तो दोस्तों लास्ट का फिगर हमारा अभी हमारा चाहता है कि सिर्फ एक जीरो बढ़ गया, बढ़ जाए, एक जीरो बढ़ जाए। और मुझे लगता है कि यस, LIC इज द गोल्ड माइन और यस 100% होगा। क्योंकि दोस्तों वी प्राउड टू से वी आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया के हम ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ऐसी अगर बात है, अगर मेरे लाइफ पे ये सच हो सकता है, तो मैं आपको पूछता हूँ कि अगर हम सबके पास सेम रिसोर्सेस होने के बावजूद भी ये डिफरेंस क्यों है? कोई MDRT कर रहा है, कोई CUT कर रहा है, कोई TUT कर रहा है, कोई मल्टी TUT कर रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे एडवाइजर्स है कि जो मल्टी TUT कर रहे हैं, उनके एजेंसी में मल्टी TUT हो रहा है। और कोई जो है वो आज भी बहुत परेशान की तरह घूम रहा है, आज उसका टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, आज उनका CM क्लब मेंबरशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई क्लब मेंबरशिप में प्रॉब्लम है, एक बार MDRT नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों है? हम सभी के पास सेम रिसोर्सेस होने के बावजूद भी क्या लगता है ये हालत क्यों है? सपना तो हर एक का है, करोड़ रुपए कमाए, 50 लाख का फॉर्म 16 हो, TOT करे 60 लाख का फॉर्म 16 हो, हर एक को लगता है। तो क्यों नहीं होता है? क्यों इस तरह से चक्कर में घूम रहे हैं? क्या लगता है आपको? थोड़ा सा सोचिए जरा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग को काम लगाएंगे तो दिमाग काम करेगा, और दिमाग काम करेगा तो फिर उसका रिजल्ट भी कुछ आएगा। क्यों है ऐसा, क्यों हालत है? मेरा इंश्योरेंस एजेंट दोस्तों, इस 2 साल की बात है। कोरोना में सब लोग बैठे थे, लॉकडाउन में सब लोग बैठे थे, बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा था कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, इस तरह से चला तो पॉलिसी बेचना कैसा होगा। यस, माइंडसेट, प्रमोद जी बोल रहे हैं, माइंडसेट। क्या होता है ये माइंडसेट? मैं हमेशा कहता हूँ व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल दोस्तों साइंस है, आर्ट है या स्किल है? क्या लगता है? माइंडसेट है तो उसको देखना पड़ेगा क्या माइंडसेट होता है, सेल्स का माइंडसेट क्या होता है। पर्टिकुलरली हम सेल्स फील्ड में है तो दोस्तों कहा जाता है सेल जो है वो साइंस भी है, आर्ट भी है और स्किल भी है। सेल साइंस इसलिए है क्योंकि ये सीखा जा सकता है। सेल जो है आर्ट इसलिए है कि जो उसको करना पड़ता है, करना पड़ता है। और सेल जो है स्किल इसलिए है कि इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है। मालूम नहीं आप सेल्स को क्या समझे या बहुत सारे लोग क्या समझे है। अगर आप उसको सीखते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं और उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों सेल आपके लाइफ में हर वो चीज दे सकता है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, जो आप चाहते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? सेल इज द साइंस, आर्ट्स एंड स्किल। आगे बढ़ के मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या लगता है दोस्तों इंश्योरेंस सेल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? माइंडसेट या टेक्निक? माइंडसेट है या टेक्निक है? दिन रात काम करने के लिए रेडी है लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? यस, आज ही इसके ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। दिन रात काम करने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी हम ऐसे ही कुछ गलत इंट्यूशन मार्केट में छोड़ देते हैं, समाज में छोड़ देते हैं और उसके कारण दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होते हैं। मेरा 2010 की पहली मेरी MDRT थी। मुझे याद आता है कि 2010 में मैं यही सोचता था, सर मैं दिन रात मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, आप बोलेंगे वो करूंगा। किसी ट्रेनर को मिलता था, किसी को अगर सीनियर को मिलता था, सर आप बताइए क्या करूं, मैं करने के लिए रेडी हूं, दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन मुझे एक MDRT करना है। लेकिन जब भी पहला MDRT किया 2010 में, भाग दौड़ करके किया, 31 दिसंबर 2010 आज भी दिन मुझे याद आता है। रात को 12 बजे तक भाग रहा था। पूरे साल तो भागा ही था लेकिन रात को 12 बजे तक 31 दिसंबर के रात को भी भागा था। MDRT करना था, MDRT नहीं हो पाया। घर का 36,000 रुपीज डिपॉजिट किया, फैमिली का 36,000 डिपॉजिट किया और पहला MDRT मैंने डिक्लेयर किया। ये हालत है मेरे पहले MDRT की। और बाद में सोचा अगर इतना मेहनत करके अगर मेरा एक MDRT बनेगा तो इस एक MDRT से होगा क्या?
क्या होगा एक एमडीआरटी से? बॉम्बे में हम रहते हैं, बॉम्बे में अगर एक एमडीआरटी मतलब 10 लाख रुपया, आप जरा सोचिए 10 लाख रुपए में फ्लैट तो आता है क्या? फ्लैट छोड़ो यार, जिस घर में मैं रहता हूँ, जो पार्ट समझ के चलिए, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूँ, लेकिन दोस्तों जिस घर में आज रहता हूँ उसका बाथरूम भी 10 लाख में नहीं आएगा, तो फिर उस एमडीआरटी का करेंगे क्या? और बहुत सही प्रमोद जी ने यहाँ पे जवाब दिया कि माइंडसेट दोस्तों, जिस चीज के बारे में जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। उस पूरे साल में यही सोच रहा था कि मैं जान की बाजी लगा दूंगा, खून पसीना एक कर दूंगा, लेकिन मुझे एमडीआरटी बनना है, और एमडीआरटी बना दिया। बाद में किसी ने मुझे बताया, मेरे मेंटर कोच ने मुझे बताया कि जो सोचेगा वैसा होता है, और तब से सोच में थोड़ा सा बदलाव लाया। क्या लाया बताऊंगा? सोच में थोड़ा सा बदलाव लाया। उस नेक्स्ट ईयर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इस बार डबल एमडीआरटी करना है, सॉरी सीओटी करना है, सीओटी करना है। क्योंकि किसने बताया था, बड़ा सोचो, पढ़ेंगे तो खजूर में अटकेंगे, किधर तो अटकेंगे। वैसे एमडीआरटी सोचेंगे और गिर जाएंगे तो शायद एमडीआरटी भी नहीं होगा, तो बड़ा सोचो, सीओटी के बारे में सोचो। अगले साल मैंने 2011 का मुझे याद आता है, सीओटी के बारे में सोचा। उस साल मेरा डबल एमडीआरटी हो गया। उसके बारे में बताया कि और बड़ा सोचो, सीओटी के बारे में सोचा, उस साल सीओटी हुआ। और उसके बाद में समझा कि ये फॉर्मूला काम करता है। आप बोलेंगे सर सिर्फ सोचने का ही कार्यक्रम होता है क्या? नहीं, सिर्फ सोच से नहीं होता है, उसके ऊपर क्या करना है वो भी हम समझेंगे। तो दोस्तों उसके बाद में टीओटी के बारे में सोचा, सीओटी हुआ। उसके बाद में सोचा डबल टीओटी हम करेंगे, उस साल टीओटी हुआ। उसके बाद में बोला मल्टीपल टीओटी करेंगे, लेकिन फिगर नहीं डाला था। तो 2015 में पूरे फैमिली का हमारा मल्टी टीओटी, 2 टीओटी हमने कंप्लीट किया। और जब ये समझ में आया कि यार ये फॉर्मूला काम करता है, आज बहुत बड़ा फिगर लेके हम बात में कर रहे हैं। और दोस्तों आप देखेंगे कि 2025 तक 101% हमारे ग्रोरिज ग्रुप का वो भी टारगेट कंप्लीट हो चुका होगा। यस, ये ज्यादा नॉर्मली मैं यहाँ पे शेयर नहीं करता हूँ, मतलब पब्लिक इसके नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे मेरे जो फैमिली मेंबर्स है वहाँ, उनके साथ मैं जरूर शेयर करता हूँ। जो मेरे कमांडोज है, जो हम सुबह डेली सुबह मिलते हैं, तो मेरा गोल मैं जरूर शेयर करता हूँ कि 2025 का मेरा गोल क्या है, हमारे ग्रुप का गोल क्या है। तो दोस्तों ये सारा कार्यक्रम, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि माइंडसेट है, माइंडसेट का है। जब तक माइंडसेट कमजोर हो तो दुनिया की कोई भी टेक्निक आपको काम नहीं कर सकती है। अगर आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है, माइंडसेट ही ठीक नहीं है, माइंडसेट ही अगर कमजोर है, तो कितना भी बढ़िया टेक्निक लेके आइए, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट लेके आइए, कितना बड़ा प्रोडक्ट लेके आइए, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन लेके आइए, कितना भी ज्यादा टेक्निक आप सीखिए, कोई टेक्निक आपको काम नहीं करेगा। कितना भी ज्ञान लीजिए, कितना भी नॉलेज लीजिए, कितना भी ट्रेनिंग लिखिए, फ्री वाला ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, 100 वाला कीजिए, 1000 वाला कीजिए, लाख वाला कीजिए, या 10 लाख रुपए का ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और जिसका माइंडसेट ठीक है, मैं बोल सकता हूं बहुत ही कम टेक्निक के साथ भी बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं। मुझे लगता है जो मुझे पहचानते हैं वो काफी अच्छे तरीके से मुझे जानते होंगे। जो मुझे पहचानने वाले कमांडोज तो ऑलरेडी है, लेकिन ऐसे भी यहाँ पे कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि जो मुझे पहचानते हैं, शायद फर्स्ट टाइम आज आए हैं। 2-3 लोगों को मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं उनको कभी देख रहा हूँ, लेकिन मुझे पहचानते हैं। और मैं बहुत ही कम टेक्निक के ऊपर काम करता हूँ। हार्डली मैं 2 से 3 टेक्निक में, इतने पिछले 10 सालों में सिर्फ 2 से 3 टेक्निक के ऊपर काम किया है, और आज टीओटी और मल्टी टीओटी किया है। क्योंकि मैं 100% बिलीव करता हूँ माइंडसेट ठीक होना चाहिए, और 10% एजुकेशन और 100% इम्प्लीमेंटेशन, 100% इम्प्लीमेंटेशन। अगर माइंडसेट ठीक नहीं है तो आपके पास भरे कितनी भी क्वालिटी हो, कितने भी अच्छे गुण हो, सकारात्मक सोच हो, दृष्टिकोण हो, शिष्टाचार हो, आत्मानुशासन हो, पंक्चुअलिटी हो, विश्वास हो, ईमानदारी हो, साहस हो, अच्छा कंपनी आपके साथ में हो, कुछ भी हो, लेकिन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और कुछ हालत इस तरह से होता है, मैं हमेशा कहता हूं, राइट माइंडसेट और विदाउट गोल के बिना एक कुल्लू का बैल जैसे होता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। लगता है मैं कितने किलोमीटर घुमा, लेकिन पहुंचता कहीं पे नहीं है। अगर आपका कोई विजन नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो मैं हमेशा कहता हूं बिना लिफाफे के ऊपर पता ही नहीं लिखा है, उसके उस लिफाफे की तरह हालत होगी। बिना चप्पू के बोर्ड की तरह हालत होगी। क्योंकि दोस्तों आपका विजन जो है वो आपको जीपीएस की तरह काम करता है, रास्ता बनाने के लिए आपको गाइड करता है।
आपने देखा होगा जो दिमाग में चलता है वहीं पे वही चीज जो है आपको नजर आती है। अगर आपका गाड़ी लेने का गाड़ी अगर आपने पहला गाड़ी लिया होगा, जरा याद करिए वो दिन। अगर मैंने सोचा कि मुझे इनोवा लेना है, जैसे मेरा मेरा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, मुझे इनोवा लेना है। और जब भी मैंने इनोवा के बारे में सोचा, मुझे हर जगह पे इनोवा ही दिखती थी। हर जगह पे मैं रास्ते पे निकला, बाहर जाता हूँ, कहीं पे रुकता हूँ तो मेरे नजर से इनोवा ही निकलती निकलती थी। कितने लोगों ने इस चीज को कभी नोटिस किया? आपके जो दिमाग में होता है वही आपको दिखता है। देखिए दोस्तों, हमारे पास गिनते के कुछ मोहरे हैं। जैसे हम चेस खेलते हैं, चेस में राजा को अगर सेव करना है तो जो गिनती के मोहरे होते हैं उनको बचाना पड़ता है। वैसे हमारे पास टाइम और एनर्जी बहुत लिमिटेड है। मुझे लगता है हर एक का इंटरवल ऑलरेडी हो चुका है। जो भी हमें लाइफ जीना है उसका इंटरवल ऑलरेडी हो चुका है, और 50% भी हमें भी बच चुके हैं। तो हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसमें हमें बहुत कुछ काम करना है। अगर वो विजन नहीं होगा तो मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, 130 करोड़ की जनता है, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉब्लम आता है कि मैं मिलूं किसको। कितने लोग सही, कितने लोग एग्री करेंगे? फिर भी मुझे चैलेंज आता है कि मैं मिलूं किसको। सही है। क्या कमी आती है? जस्ट माइंडसेट और विजन। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम जो सुबह का हमारा जो डेली का मिलना होता है, हम इसी बात के ऊपर मिलते हैं, इसके ऊपर हम काम करते हैं, और बहुत सारी टेक्निक के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से हमारा पॉजिटिव माइंडसेट चला जाए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए दोस्तों, एक जगह पे ना कुछ लकड़ियां जल रही थी, बहुत सारी लकड़ियां जल रही थी। उसमें से एक लकड़ी किसी ने उठाया और बाजू में रख दिया। कोई बता पाएगा क्या होता है? क्या होगा उस लकड़ी का? कुछ टाइम के बाद वो बुझ जाएगा। बुझ जाता है। बुझ जाता है। और वही अगर उस लकड़ी को फिर एक बार उस लकड़ियों में अगर डाल दिया जाए, क्या होता है? यही हालत होता है हमारा जब भी हम ट्रेनिंग लेते हैं, किसी ट्रेनिंग में बैठते हैं, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम अटेंड करते हैं। कोई ट्रेनिंग एक दिन का होता है तो हम एक दिन बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। कोई प्रोग्राम अगर एक हफ्ते का होता है तो बहुत मोटिवेट होते हैं। कोई प्रोग्राम अगर 2 दिन का होता है तो 2 दिन के लिए हम बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद में हमारा उस लकड़ी जैसा होता है या उस गुब्बारे जैसा होता है। जब तक गुब्बारे में हवा है, गैस है, तब तक गुब्बारा आसमान छूता है। और जैसे ही उसका धीरे धीरे गैस खत्म होने जाता है तो जमीन पे आ जाता है। और यही हालत बहुत सारे लोगों की होती है, यही हालत हमारे माइंडसेट की होती है। तो दोस्तों, यस, कम टेक्निक और कंसिस्टेंसी हमें जरूरी है। तो दोस्तों, माइंडसेट के ऊपर हमें काम करना जरूरी है, जो हम सुबह डेली करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मार्केटिंग और सेल्स मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि किस तरह से काम किया जा सकता है। क्यों मैं बोलता हूँ कि बहुत सिंपल तरीका होता है इस पहुंचने का। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ हमारे मार्केटिंग और सेल्स में 7 प्रकार के महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको मैं कहता हूँ 7 घोड़े होते हैं। 7 घोड़ों की तरह हमारा बिजनेस चलता है। अगर इन 7 घोड़ों को अगर हमने काबू में रख पाए, 7 घोड़ों अगर ढंग से एक दिशा में अगर भागे, तो हम हमारे बिजनेस में, हमारे फील्ड में, हमारे लाइफ में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम हमारे प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के 7 घोड़े जो है ना, वो अलग अलग तरीके से डाइवर्शन में भाग रहे हैं। और इसलिए उनके लाइफ में, उनके बिजनेस में, उनके प्रोफेशन में जो सक्सेस चाहिए वो नहीं मिलता है। ये कौन से 7 घोड़े हैं? ये 7 घोड़े हैं। पहला है प्रोस्पेक्टिंग, हमारे लाइफ की, हमारे बिजनेस की, हमारे प्रोफेशन की जड़ जिसको कह सकते हैं, रॉ मटेरियल हम कह सकते हैं। दूसरा होता है कॉलिंग, हमारा अपॉइंटमेंट। बहुत सारे प्रोस्पेक्ट बना लिए, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, डेटा परचेस करते हैं, डेटा बनाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। कॉलिंग, जिसके लिए अपॉइंटमेंट हमें मिलना जरूरी है। और तीसरी बात है प्रेजेंटेशन, जब तक हम उनको अप्रोच नहीं करेंगे, प्रेजेंट नहीं करेंगे। थर्ड फोर्थ है फॉलो अप। फिफ्थ बात है रिपीट एंड रेफरल। अगर हमने बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम किया, उस कस्टमर को सर्विसिंग दिया, एडमिन अच्छा हमारा अगर हुआ, तो हमें रेफरल और रिपीट बिजनेस मिलता है। ये 7 घोड़े हमारे मार्केटिंग और सेल्स के हैं। उसमें से जो ऊपर के पहले जो 5 है वो मार्केटिंग और सेल्स के रिलेटेड है, और नीचे के 2 जो पार्ट्स है वो है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, पॉलिसी सर्विसिंग और एडमिन। अगर आपका पॉलिसी सर्विसिंग अच्छा है, आपका अगर एडमिन अच्छा है, तो ऑटोमेटिक आपको रिपीट और रेफरल सेल आना चालू हो जाता है। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए, पहले सेल के लिए ऊपर के कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट जनरेट करना,
अपॉइंटमेंट जनरेट होने के बाद उनको अप्रोच करना या अप्रोच के लिए हमें रेडी करना और उनको प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन देने के बाद उनको फॉलो अप करना। ये 4 चीजों के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक व्हील होता है जिसमें जैसे फोक होते हैं, उस तरह से फोक की तरह काम करता है हमारे बिजनेस। अगर उसमें से कोई फोक अगर ठीक नहीं है तो क्या हो गया, उस चक्कर की हालत, उस साइकिल की हालत तो कुछ इस तरह से होगी। वैसे ही हमारे बिजनेस की हालत हो जाती है अगर हम ढंग से उस सारे डिपार्टमेंट को ध्यानपूर्वक काम नहीं किया तो। यस, तो ये कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे हमने देखा कि पहला पार्ट उसमें से प्रोस्पेक्टिंग, बहुत महत्वपूर्ण बात। हम हमेशा कहते हैं कि 130 करोड़ की जनता है, फिर भी लोगों को ये चिंता क्यों सताती है? कोई बता पाएगा ऐसा क्यों होता है? 130 करोड़ की जनता है, मुझे लगता है अभी तो बढ़ गई होंगी, फिलहाल 130, लगभग 130 करोड़ की जनता है, फिर भी ये चिंता क्यों सताती है? हर जिंदा इंसान को हम पॉलिसी देते हैं, बहुत सारे ट्रेनर को हमें बताते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग में हम सुनते हैं कि जो भी जिंदा इंसान है उसको हम पॉलिसी अगर बेच सकते हैं, तो फिर ये चैलेंज क्यों आता है हमें? कोई बता पाएगा ये चैलेंज क्यों आता है? 130 करोड़ की जनता होने के बावजूद भी, 130 करोड़ के जिंदा इंसान होने के बावजूद भी दुनिया में 2 नंबर के ऊपर हम पॉपुलेशन पे आते हैं, तो भी ये सिचुएशन क्यों है? इंडिया कहा जाता है नेशन नहीं, ये तो पॉपुलेशन है, क्यों है दोस्तों? तो जो मैंने नोटिस किया, जो मुझे समझ में आया पिछले 10 साल में, नीश नहीं क्लियर है। वेरी गुड, मेरे कमांडोज बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दे रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है दोस्तों, या ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत सारे लोग ये बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं कि एवरी प्रोस्पेक्ट इज नॉट योर कस्टमर। हर जिंदा इंसान, हर एक प्रोस्पेक्ट आपका कस्टमर नहीं बन सकता है। आपको आपका क्वीन बी कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। जैसे आपने मधुमक्खी देखा होगा, मधुमक्खी का पोला देखा होगा, उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है, क्वीन बी होती है, और वो सारे मधुमक्खियों को हिलाती है, चलाती है। हर एक मधुमक्खी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। अगर आपने रानी मधुमक्खी को अगर कंट्रोल में कर लिया, तो सारे मधुमक्खी आपके कंट्रोल में आ जाती है। उस तरह से सारे प्रोस्पेक्ट के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। हर एक प्रोस्पेक्ट आपका कस्टमर कभी नहीं बन सकता है। आपकी रानी मधुमक्खी कौन सी है उसमें से, ये ढूंढना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉट एवरी प्रोस्पेक्ट इज योर कस्टमर, पहले तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। लोग हमारे प्रोफेशन में मेहनत नहीं करते ऐसे लोग नहीं है, बहुत सारी मेहनत करते हैं। हमारे इतनी मेहनत तो कोई नहीं करता है। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे आजू बाजू के कुछ एजेंट पूरे दिन भर में पूरा मुंबई दर्शन करके आ जाते हैं। अगर कोई बॉम्बे आना चाहता है और बॉम्बे देखना होगा, तो अगर हमारा एलआईसी एजेंट के साथ अगर रखा जाए, तो पूरे दिन भर में पूरा मुंबई दर्शन करके लेके आएगा। इतनी मेहनत कोई नहीं करता दोस्तों, इतनी मेहनत हम करते हैं, फिर भी हमारे पास जो चाहिए वो नहीं आता है, क्योंकि ये समझे ही नहीं है कि मेरा कस्टमर कौन है, मेरा आइडियल कस्टमर कौन है। हम हर एक के पीछे भाग रहे हैं और नाराज होते हैं, दुख मनाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक प्रोस्पेक्ट आपका कस्टमर नहीं बन सकता है। आपको दुख नहीं होना चाहिए। आप जरा सोचिए, जो आईफोन यूज करता है वो वीवो और ओप्पो नहीं लेगा? लेता है क्या, जरा बताइए मुझे। जो मर्सिडीज लेके घूम रहा है वो मारुति लेगा क्या? मारुति यूज करेगा क्या? जरा सोचिए। जो 50 रुपए फीस लेके डॉक्टर के पास जाता है, ऐसे डॉक्टर के पास जाता है, वो 5,000 फीस वाले डॉक्टर के पास जाएगा क्या जब तक उसकी जरूरत नहीं दिखती है? जो ढाबे पे खाना खाता है वो 5 स्टार होटल में सोचेगा क्या? नो डाउट कभी जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन सोचेगा क्या? तो दोस्तों हमें समझना पड़ेगा, हर एक बंदा आपका कस्टमर नहीं है। और यही हम गलती करते हैं, एचएनआई भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हर सेगमेंट के लोग मुझे चाहिए। समझना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हर एक को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और यही लोग हमारा बैंड बना देते हैं। जो आपका आइडियल कस्टमर ही नहीं है, जो आपके पास क्वालिटी ही नहीं है उसको कन्विंस करने की, वहां पे आप एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? तो दोस्तों पहले तो हमें अपना आइडियल कस्टमर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा आइडियल कस्टमर कौन है? मैं हमेशा कहता हूँ, आंख बंद करने के बाद आपको आपका कस्टमर दिखता है क्या?
कमांडो में इसके ऊपर हम एक पूरा एक्सरसाइज करते हैं, लगभग आधा घंटे का एक्सरसाइज होता है। आंख बंद करने के बाद आपको कस्टमर दिखता है क्या? जब तक आपको आपका आंख बंद करने के बाद आपके कस्टमर नहीं दिखते हैं और वही कस्टमर आप अगर टारगेट नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट आने ही वाला नहीं है। ड्रीम तो सभी का होता है, मुझे 50 लाख का बड़े बड़े एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई कस्टमर चाहिए, लेकिन वो आपके बस में है क्या? मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, वो क्वालिटी आपने डाली है क्या? अगर नहीं डाली है तो क्यों इसके पीछे भाग रहे हैं? पहले तो क्वालिटी डेवलप कीजिए। अभी जो क्वालिटी है उस सेगमेंट के ऊपर काम कीजिए, उस आइडियल कस्टमर के ऊपर ध्यान दीजिए। और दोस्तों बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक एमडीआरटी एक कस्टमर से होता है, अगले साल उसी ऐसे ही एक कस्टमर के पीछे पूरे साल भर भागता है, पूरे साल भर भागने के बाद समझ में आता है ना वो कस्टमर मिला, ना एमडीआरटी हुआ, उल्टा एजेंसी जाने का बात आया। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि एक साल एमडीआरटी कर लिया, उसके बाद एमडीआरटी हुआ ही नहीं उसका कभी। एक एक्सीडेंटली सीओटी बन गया, उसके बाद में कभी एमडीआरटी भी नहीं हुआ। तो दोस्तों एक हाथ बार तुक्का लग जाता है, बार बार तुक्का कभी नहीं लगता। दोस्तों आपको आपका आइडियल कस्टमर मालूम होना जरूरी है। सिंपल भाषा में देखा जाए तो आपका नीश क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास प्रोस्पेक्ट बैंक होना जरूरी है। प्रोस्पेक्ट बढ़ाने के लिए मैं हमेशा एक टेक्निक आपके सामने सभी को, मेरे कमांडोज को बताता हूँ कि आपके पास एक आपका नीश और आपका यूएसपी क्लियर अगर हो तो उसके ऊपर आपको लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, और जिनको आप कनेक्ट करेंगे उनको आपको बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिनका आप हेल्प करेंगे उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आपके पास एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे गाड़ी अगर चलानी है तो इंजन की जरूरत होती है, मशीन अगर चलानी है तो इंजन की जरूरत होती है, अगर देश को भी चलाना है तो हम संविधान के ऊपर हमारा देश चलता है। वैसे ही हमारे बिजनेस को अगर चलाना है तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। वैसे ही हमें प्रोस्पेक्टिंग का ही सिस्टम बनाना पड़ेगा। एक प्रोस्पेक्टिंग का सिस्टम है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जिसको फॉलो करते हैं। आपने देखिए जियो का एग्जांपल लीजिए, ओला का एग्जांपल लीजिए, इन बंदों ने किस तरह से बिजनेस को कैप्चर किया। कंपनी है, उसका यूएसपी था, एग्जांपल जियो का लेते, जियो का यूएसपी था कम पैसे में फ्री में लोगों को कनेक्शन देना। आपने देखा कि लगभग एक साल तक सभी को फ्री में कनेक्शन दिया, सभी को फ्री में इंटरनेट यूज करने को दिया। लगभग 10 करोड़ लोगों को उसने प्रॉस्पेक्ट बना लिया, 10 करोड़ लोगों को फ्री में कनेक्शन बांटा, और उसके बाद में उसने पेड किया, और आज के डेट में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा उनके आज कस्टमर्स है। ओला का भी वही हाल है, हर कंपनी का देखो, फेसबुक का देखो, फीडबैक जो अमेजोन का देखो, फ्लिपकार्ट का देखो, हर एक का यही कि दोस्तों आपको आपका यूएसपी पहले डिसाइड करना पड़ेगा। जो हम कमांडो में इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करते हैं, लगभग मुझे लगता है 1 से 2 दिन का हमारा इसके ऊपर सेशन चलता है, यूएसपी और नीच के ऊपर कनेक्ट करना पड़ेगा, उनको हेल्प करना पड़ेगा, और एक बार आपका बल्क बन गया, आपका एक वॉल्यूम बन गया, तो वहां से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं? देखो ये कुछ एग्जांपल्स है, इसके साथ आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको करियर गाइडेंस में इंटरेस्ट है तो लोगों को हेल्प कीजिए उस फील्ड के ऊपर। रिलेशनशिप में अगर आप माहिर है तो उसमें हेल्प कीजिए। आप अगर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड है, आपको अच्छा लगता है तो उसके ऊपर कीजिए। कुछ इस तरह से आप, हमारे प्रोफेशन में कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। आप है, आपका यूएसपी है कि आप हेल्थ चेकअप अच्छे से कर सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप के ऊपर आप, आपका मास्टरी है तो उसके ऊपर लोगों को हेल्प करना चालू कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री में सर्विस दीजिए, और लोगों को एक साथ करने के बाद फिर उनको धीरे धीरे कन्वर्ट कीजिए। जिसे मैं खुद करता हूं अभी आफ्टर लॉकडाउन के बाद में, मनी मास्टरी करके मैं एक प्रोग्राम लेता हूं। लगभग वहां पे 200-250 लोग आते हैं, 200-250 लोग प्रोस्पेक्ट आते हैं। उनको पैसे को मैनेज कैसा करना चाहिए, पैसे को बढ़ाना कैसा चाहिए। कमाता, पैसे कमाता हर एक है, पैसे को बचाने की भी कोशिश लोग करते हैं, लेकिन दोस्तों पैसे को बढ़ा बहुत कम लोग पाते हैं। तो उस सब्जेक्ट के ऊपर उनको मैं गाइड करता हूँ, उनको आइडियाज देता हूँ किस तरह से आप पैसे को बचा सकते हैं, किस तरह से आप पैसे को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप आपके लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम ला सकते हैं। और ये बताने के बाद, इस तरह से उनको हेल्प करने के बाद, लोग मेरे को सामने से आके अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं कि सर हम कब मिल सकते हैं। सामने से आके इस प्रोग्राम के लिए पेड पेड अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। तो दोस्तों ये तकनीक हमें करने पड़ेंगे। ये पिछले लॉकडाउन के बाद मैंने, पिछले कई महीनों से हम इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और दोस्तों लोग पैसा देके आपका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं,
और बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ी लंबा चौड़ा कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं होती है। एक दिन का आपको प्रोग्राम लेना है, जो भी आपको, जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल बताया, ऐसा कुछ आपको प्रोग्राम लेके आए, उसके ऊपर लोगों को हेल्प करे, उनको गाइड करे, उनको लाइफ में उनके कंट्रीब्यूट करे। अभी मेरा मनी मास्टरी मेरा एक्सपर्टी है, आपको अगर इसमें से कोई मास्टरी है, वेल्थ क्रिएशन है, पेरेंटिंग है, कुकिंग है, एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटी आप किसी को दे सकते हैं, किसी को आप योगा सिखा सकते हैं, किसी को आप मेडिटेशन सिखा सकते हैं, किसी को आप बिजनेस मैनेजमेंट कैसा करना ये सिखा सकते हैं। मैं कुछ लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट सिखाता हूँ, जो आपको सिखाता हूँ मेरे कस्टमर को भी वही सिखाता हूँ। कमांडो में मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर मैंने ये किया कि मैंने कौन से प्रोजेक्ट किए, तो इस तरह से आपको फ्री में उनको हेल्प करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों कोई बता सकता है, यहाँ पे नए लोगों को मैं पूछना चाहूंगा, क्या लगता है आपको मेरे प्रोस्पेक्ट लिस्ट कितना होगा मेरे पास? ये भी समझना जरूरी है ना, अगर मल्टीट्यूटी करना है तो आपके माइंड में क्या होगा, मेरे पास कितने लोगों का प्रोस्पेक्ट लिस्ट मेरे पास होगा, जिनको मैंने मिनिमम एक बार अप्रोच किया है। हाँ? ऐसे तो अनगिनत बनेंगे, या पूरी दुनिया मेरी कस्टमर है, बहुत सारे लोग वैसे बोल रहे हैं, ऐसा बात करेंगे। मैं हवा में बात नहीं करना चाहता, जिनको मिनिमम अप्रोच किया होगा, ऐसे कितने प्रोस्पेक्ट रहेंगे? यस, फ्री में इनकम टैक्स के बारे में आप कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं, फ्री में नहीं, लेकिन उनके ऊपर गाइड भी करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आपको अफोर्ड होता है फ्री में तो वो भी कर सकते हैं। हेल्प करो, कनेक्ट करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और फिर कन्वर्ट करें। और वो लोग आसानी से कन्वर्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि आप उनको हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों यू कांट बिलीव, आज मेरे पास लगभग 15 लाख प्रोस्पेक्ट है, जिनको हमने, मेरे टीम ने कम से कम एक बार कनेक्ट किया है, मिनिमम एक बार हमने उनको कनेक्ट किया है। हेलो, समझ रहे हैं आप, क्या समझ पा रहे हैं? दोस्तों यही ताकत है, जितना प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास बड़ा है, उतना रिजल्ट आपको जबरदस्त मिलेगा, उतना ना करने की आपके अंदर ताकत आएगी। हम ना ही नहीं कर पाते हैं, कस्टमर रिबेट बोला तो हम फिर उधर घासाघिस करते बैठते हैं, नहीं 30% नहीं, 20% दूंगा, 20% नहीं, 15% दूंगा, 15% नहीं, 10% दूंगा, इसके ऊपर घासाघिस चलती है। दोस्तों अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट तगड़े है, मेरे पास 15 लाख लोगों की लिस्ट है कि जिनको एक बार अप्रोच किया है, एक बार अप्रोच किया है, ऐसे लोग, अरे उसमें से मैं बोलता हूँ 10 लाख ना भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी शान के साथ दूसरे कस्टमर के पास हम जाते हैं, कोई फर्क जरूरत नहीं है तेरा, मिला तो अपना, मिला तो सही, मिला तो अच्छा, नहीं तो नेक्स्ट, मिला तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, लेकिन नो रेस्ट टिल गेट द बेस्ट। ये ताकत कब आएगी? जब मेरे पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट होगी, जब मैं मेरे नीश के ऊपर काम करूंगा, जब मैं मेरे यूएसपी के ऊपर काम करूंगा, और लोगों को हेल्प करूंगा, लोग आपके पीछे भागेंगे। आज लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए। दिन के हमारे अभी अभी का रिपोर्ट में देख के 7 बजे देख के ही प्रोग्राम में बैठा, लगभग आज दिन भर में हमारे 12 से 13 अपॉइंटमेंट हुए, 13 अपॉइंटमेंट हुए। अभी 7 बजे के बाद कुछ होंगे अलग से। दोस्तों ये करना पड़ेगा हमें। और कहा जाता है दोस्तों, एक कस्टमर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जैसे देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां जो है कस्टमर जोड़ने के लिए क्या क्या करती है। एक कस्टमर जब भी आपके पास आता है तो नया सेल्स तो आपको मिलता ही है, उसके बाद में लाइफ टाइम सेल्स वैल्यू भी मिलती है। और अगर आपके पास एक कस्टमर बन गया तो उसके बाद कितने लोग रेफर करेंगे और कितना रेफरेंस देंगे, वो तो अनगिनत कार्यक्रम हो सकता है। तो दोस्तों कस्टमर जोड़ने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने के लिए आपको उनको हेल्प करना पड़ेगा, जिससे मैं हमेशा कहता हूं कि आपको एक प्रोजेक्ट डिसाइड करना पड़ेगा। ये सारे प्रोजेक्ट्स है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काम किया है, जिसके ऊपर हम धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक के ऊपर रेगुलरली बात करते हैं। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट लेके आपको आगे चलना पड़ेगा। आपको आपका मार्केट सेगमेंटेशन ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, एचएनआई तो सबको चाहिए, सबको करोड़ों प्रीमियम देने वाले लोग चाहिए, लेकिन सब लोग उस तक नहीं पहुंच पाएंगे बाबा। वो क्वालिटी हमें डेवलप, वो सारा करना पड़ेगा। आज आपके पास जो है, जिसके ऊपर कंफर्टेबल है, जो मार्केट सेगमेंट में आप काम करना चाहते हैं, उसके ऊपर उसकी जरूरत के हिसाब से फिर ट्रेनिंग लेना चालू कीजिए, वो फिर प्रेजेंटेशन बनाना चालू कीजिए। जैसा किसी का मार्केट सेगमेंटेशन आईटी हो सकता है, आईटी वालों को वो कस्टमर बनाना चाहते हैं। दुनिया में हर एक को कस्टमर हम दोस्तों कभी नहीं बना पाएंगे, ये ध्यान रखिए पहली बात। आपका एरिया हो सकता है, जहां पे मैं रहता हूँ उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में मैं काम करना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर लोगों को ही बेचना चाहता हूँ, मैं शॉपकीपर को ही बेचना चाहता हूँ, मैं फार्मर्स के ऊपर ही काम करना चाहता हूँ, मैं मिल्कमैन के ऊपर ही काम करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ बैंक मैनेजर्स है उनको ही कांटेक्ट करना चाहूंगा, ताकि बैंक के सारे कस्टमर्स मेरे बन जाए। मैं क्लोथ मार्केट के मैं काम करूंगा, जो ग्रेन मार्केट। आप देखिए जरा, जो भी सक्सेसफुल एलआईसी एजेंट है, आपने देखा होगा तो उनका ऐसा कार्यक्रम नहीं, मिक्स कार्यक्रम नहीं होता है।
उनका एक सिस्टम है, वो हर एक बंदा, हर एक सेगमेंट उसने पकड़ा हुआ है, एक एक प्रोजेक्ट उसने पकड़ा हुआ है। कोई रिटायरमेंट के ऊपर काम कर रहा है, कोई एफडी ऑन ईएमआई के ऊपर काम कर रहा है, कोई चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है, कोई बीमा स्कूल के ऊपर काम कर रहा है, कोई बीमा ग्राम के ऊपर काम कर रहा है। अलग 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 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, अलग अलग सेगमेंटेशन में काम कर रहा है। और जो बंदा सब जगह पे काम कर रहा है, उसका क्या हो रहा है, कोई बताएगा? कुछ नहीं हो रहा है। एक 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 सेगमेंट के ऊपर आज हम बात भी करेंगे किस तरह से क्या हो सकता है। दोस्तों यस, कहा जाता है दोस्तों, अगर आपको कंसिस्टेंटली अगर एमडीआरटी बनना है तो आपके पास मिनिमम 1 साल का, यस एक बार एमडीआरटी बनना बहुत आसान है, लेकिन आप रेगुलरली हर साल एमडीआरटी बनना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 1 साल का प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना जरूरी है। और मेरा एक कैलकुलेशन आता है, अगर आपको एक एमडीआरटी, अगर इस साल का एमडीआरटी करना है तो आपके पास इस साल के शुरुआत में 2000 का प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना जरूरी है। अगर आपके पास 2000 का प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं है तो सिस्टम के साथ आपका एमडीआरटी कभी नहीं बन सकता, तुक्के में बन सकता है। एक आध कस्टमर मिल गया, एक आध कस्टमर ने दे दिया, एक आध कस्टमर को रिबेट देके घोड़े पे चढ़ा दिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन सिस्टम के साथ और हर साल लगातार आपका एमडीआरटी कभी नहीं बनेगा। अगर आपको लगातार एमडीआरटी करना है तो मिनिमम 2000 का प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपका शुरुआत में, इस साल की शुरुआत में होना जरूरी है, मिनिमम 2000 का। सीओटी करना है तो उसका मल्टीप्लीकेशन में, टीओटी करना है तो उसके मल्टीप्लीकेशन में। आप अभी ध्यान रखिए, अगर आप टीओटी करना चाहते हैं तो आपके पास 12,000 का प्रोस्पेक्ट लिस्ट है क्या? मिनिमम का बात कर रहा हूं मैं, जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आसानी से हर एक जन टीओटी कर सकता है। आज मैं टीओटी कर रहा हूं तो मुझे कोई आश्चर्य आश्चर्य नहीं लगता है, अरे वो तो होगा ही यार, वो बाय प्रोडक्ट होगा, बाय बाय डिफॉल्ट होगा, बाय डिफॉल्ट होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ये इतने इतने आसानी से अगर बात कर सकते हैं ना टीओटी के बारे में, एमडीआरटी के बारे में, तो ही होगा वो। भागम दौड़ी करके तो दोस्तों 1 साल होगा, फिर दूसरी साल नहीं होगा। तो आपके पास, सोचिए, एमडीआरटी अगर करना है तो मेरे पास 2000 का प्रोस्पेक्ट लिस्ट चाहिए। अगर आपको सीओटी करना है तो आपके पास मिनिमम 6000 का प्रोस्पेक्ट चाहिए। और टीओटी अगर करना है तो आपके पास मिनिमम 12,000 का प्रोस्पेक्ट लिस्ट चाहिए कंसिस्टेंटली, और उसको मेंटेन करना पड़ेगा। वो खत्म भी होंगे ना, उसके ऊपर हम काम करते करते खत्म भी होंगे, तो रेगुलर उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट? उसमें से एक छोटा सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो हर एक कर सकता है। मेरा फेवरेट तरीका है, बहुत काम किया इसके ऊपर मैंने, बहुत सालों तक मैंने काम किया, आज भी कर रहा हूं। अभी लॉकडाउन में दूसरा और तरीके हमने ढूंढे लॉकडाउन के बाद में, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जिसको मैं कहता हूं मार्केट सर्वे। हर शॉप शॉप जाके, हर घर घर जाके आप डेटा करेक्ट जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये फ्रेश डेटा होता है, फ्रेश डेटा होता है। आप खुद जा चुके होते हैं, आपकी टीम जाती है और वहां से डेटा कलेक्ट करती है, उनकी जरूरतों को समझती है, उनको सर्विस ऑफर करती है। ये फॉर्म है, इस फॉर्म के साथ आप उसको ले सकते हैं, नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, कहाँ पे सर्विस करता है, उनका इनकम क्या है, एलआईडी एलआईसी ऑलरेडी है क्या, मेडिक्लेम है क्या, है तो उसका सर्विस अच्छे से मिल रहा है क्या, घर खुद का है क्या, व्हीकल खुद का है क्या, कभी छुट्टी रहता है, बेस्ट टाइम टू कॉन्टैक्ट क्या होता है। आपको अगर स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट है तो जॉब रिक्वायरमेंट किसी को है क्या, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है, उनका एजुकेशन कितना है, उनका पढ़ाई कितना हुआ है, उनका एज कितना है। और ये सारा जानकारी अगर आपके पास आएगा दोस्तों, इसके ऊपर कॉल करना और उसके लिए अपॉइंटमेंट जनरेट करना बहुत आसान बन जाता है, बहुत आसान बन जाता है। आप बोलेंगे सर सही है, लेकिन उसके ऊपर बात क्या करें? सिंपल है, एकदम सिंपल, मैं बताता हूँ। ये इसके लिए भी लगभग हमारा 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम चलता है। सिंपल, जब भी मैंने स्टार्ट किया तो एक ही क्वेश्चन आपको पूछना है, क्या आपको 60 की उम्र के बाद सरकारी पेंशन मिलेगी? ओपन करना है। किसी भी घर में अगर आप जाते हैं, किसी शॉप में अगर जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, किसी भी अगर जिंदा इंसान को जहां पे आपको लगता है इसका इनकम है और मेरे आइडियल कस्टमर अगर मेरा है, उनको आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या आपको 60 की उम्र के बाद सरकारी पेंशन मिलेगी? क्या आ सकता है जवाब उसका? एक तो यस आ सकता है, एक तो नो आ सकता है। कोई प्रॉब्लम है, हमें उसके यस से भी कुछ मतलब नहीं है और नो से भी कुछ मतलब नहीं है। क्या आपने रजिस्ट्रेशन करवाया? अगर वो हाँ बोलता है, वो बोलता ना बोलता है, क्यों नहीं? आपको कोई मिलने नहीं आया?
समझे बात को? वो हाँ बोले या ना बोले, अगर हाँ बोल रहा है तो आपने नाम रजिस्टर करवाया, वो ना बोला, बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे, रजिस्टर नहीं, आपने नाम रजिस्टर नहीं करवाया। क्यों? आपको कोई मिलने नहीं है, ऐसा बात करना है कि उसको आश्चर्य लगना चाहिए, आपको कोई मिलने नहीं है, आपको किसी ने इसके बारे में बताया नहीं, वो बोलेगा नहीं बताया। आपका पैन कार्ड नंबर है? हर एक का है, यस है। आपका आधार कार्ड नंबर है? यस है। बैंक में अकाउंट है? यस है। सर मुझे सिर्फ आपकी 21 मिनट की अपॉइंटमेंट लगेगी। पहले तो आप आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, अगर ये अलाउ करता है, आपका नाम अगर उसमें क्वालीफाई होता है तो हम मुझे सिर्फ आपकी 21 मिनट की अपॉइंटमेंट लगेगी, मैं बताऊंगा आपको गवर्नमेंट के माध्यम से, एलआईसी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से ये पेंशन आपको कैसे मिल सकती है। और दोस्तों आप ध्यान दीजिए, कोई भी आपको बंदा नाम देने के लिए रेफ्यूज नहीं कर सकता है, नहीं करता है। और दोस्तों दया बहकर वही बताता है जो खुद करता है, पिछले कई सालों से कर रहा है, टीम के साथ कर रहा हूं। दोस्तों इतना ही सिंपल क्वेश्चन पूछ के देखिए, करके देखिए, एक बार करने में क्या जाता है, नुकसान तो कुछ नहीं है, होगा तो फायदा ही होगा। कितने लोग करेंगे? कितने लोग एक्टिविटी करेंगे? सिर्फ सुनेंगे? फंटास्टिक अजीत जी, फंटास्टिक इरफान जी। करके देखिए, एक बार आजमा के देखिए, आजमा, कोई भी चीज पहले आजमा के, करके देखिए, करने में क्या जाता है, नुकसान क्या है। ये एक्टिविटी हम कहाँ पे कर सकते हैं? शॉपिंग मॉल में कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, प्ले स्कूल में कर सकते हैं, अगर आपका नीश है कि आप चाइल्ड के ऊपर काम करना चाहते हैं तो प्ले स्कूल में कर सकते हैं। सुबह जब भी स्कूल भरता है उस टाइम पे 1 घंटा करना पड़ेगा, स्कूल जब भी छूटता है उस टाइम पे 1 घंटा करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर में कर सकते हैं, टेम्पल में कर सकते हैं, एग्जीबिशन सेंटर में कर सकते हैं, जहां पे भी लोग आपको मिलते हैं, जहां पे जिंदा इंसान है, बॉम्बे वाले हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर कर सकते हैं, आपके एरिया मोहल्ले में कर सकते हैं, एक चौके पे कर सकते हैं, मार्केट में कर सकते हैं, घर घर कर सकते हैं, शॉप शॉप कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट में कर सकते हैं। आप एक बार किया, जैसे हम कमांडो में मैं बताता हूँ, पहले तो आपको करना है, आपको इसके ऊपर मास्टर बनना है। उसके बाद में दोस्तों अभी जो माहौल चल रहा है, आपको ये प्रोजेक्ट की तरह आपको कार्यक्रम करना है। कॉलेज स्टूडेंट को आप हायर कर सकते हैं, हर एक को दोस्तों अभी जॉब की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट आपको आपके पास साथ काम करने के लिए रेडी होंगे, बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट आपके साथ फ्री में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बहुत सारी अगर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कॉलेज के साथ अगर आपने कुछ बात किया, कॉन्टैक्ट अगर किए, तो बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट के लिए आपके साथ फ्री में भी काम करते हैं। कैसा करते हैं, कभी मौका मिले तो इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फ्री में भी लोग आपके साथ जुटते हैं, उनको एक बढ़िया सा स्क्रिप्ट देना है, क्या स्क्रिप्ट होगा इसका, कॉलेज स्टूडेंट को अगर आपने हायर किया कम पैसे के साथ, स्टाइपेंड के साथ, मैं बोलता हूँ अच्छा सैलरी भी दो, क्या फर्क पड़ता है, हमारा अगर काम होता है, अच्छे प्रोस्पेक्ट अगर हमें मिलते हैं। सर मैंने वेकेशन में एलआईसी ऑफ इंडिया के इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है और नेक्स्ट मंथ में मेरा ये सबमिशन है। सर मुझे मार्केट सर्वे के लिए 100 फीडबैक फॉर्म भरवा के जमा करने हैं। इसमें से सर 82 फॉर्म मेरे जमा हो चुके हैं। कि लोग रिटायरमेंट के बारे में और गवर्नमेंट पेंशन के बारे में क्या सोचते हैं, इसके ऊपर सर स्टडी चल रहा है। सर क्या मुझे इस प्रोजेक्ट में आप हेल्प करेंगे? क्या लगता है कितने लोग ना बोलेंगे? लर्न एंड अर्न प्रोजेक्ट, दोस्तों लोग फ्री में काम करेंगे आपके लिए। मेरे पास बहुत सारे लोग अभी वेकेशन में, वेकेशन चालू हो चुका, फ्री में लोग आते हैं काम करने के लिए। उनको सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया होगा, हम देंगे, हम सिखाएंगे। सीखने के बाद अगर आपको जॉब भी करना है, जॉब भी देंगे। क्यों नहीं दे सकते आप? समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारे लोग बहुत उसको डिफिकल्ट करके रखते हैं, इतना ही आसान है दोस्तों। अभी इस पीरियड में हर जो 10th कंप्लीट किया है, 12th कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बहुत सारे लोग घर पे बैठे हैं, हर एक को जॉब की जरूरत है, हर एक को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। पार्ट टाइम में कर सकते हैं, फुल टाइम में कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट बढ़ाना है दोस्तों, और आपके आइडियल कस्टमर्स के प्रोस्पेक्ट बढ़ाने हैं, आपके आपके सेगमेंट के कस्टमर आपको बढ़ाने हैं, प्रोस्पेक्ट बढ़ाने हैं। ऐसे ही तो डेटा बहुत सारा मिल जाता है, लेकिन उस डेटा का कुछ काम नहीं होता, आप सभी को भी मालूम है। दोस्तों फील्ड पे रहना, मैं हमेशा कहता हूँ शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। आप कितने भी बड़े एजेंट हो जाए,
कितने भी बड़े एजेंट बन जाए, दया वाकर सीओटी है, आज भी भागना पड़ता है, प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ता है, कॉलिंग करना ही पड़ता है। उसके बाद में आता है डेटा तो बहुत आ गया सर, आइडिया बताया, डेटा तो बहुत आ गया, अभी इसके ऊपर अपॉइंटमेंट कैसा लेने का, टेलीकॉलिंग। यस, मैं हमेशा कमांडोज को बताता हूँ, कोई भी काम अगर आप सिस्टम के साथ करेंगे, जो अगर व्हीकल चलता है, गाड़ी चलती है, तो उसके अंदर इंजन है, सही के ऊपर चलता है। वैसे अगर हमारे ऑफिस को भी अगर चलाना, हमारे काम को भी चलाना, तो उसमें एक सिस्टम डालना पड़ेगा। टेलीकॉलिंग भी अगर आपको करना है तो एक सिस्टम के साथ टेलीकॉलिंग करना पड़ेगा। जैसे मैं बहुत आसानी से एक सिस्टम मेरे कमांडोज के साथ मैं शेयर करता हूँ कि यस, आपका जो टेलीकॉलिंग का कॉल है वो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। जब भी मैं बहुत सारे एजेंट को नोटिस करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि बहुत सारे लोगों का आधा आधा घंटे तक कॉल होता है, कस्टमर के साथ बात चलता है, और उसके बावजूद भी समझ में आता है मीटिंग ही नहीं मिला। तो आपका कॉलिंग जो एक सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए, एक इंजन के हिसाब से होना चाहिए, एक मशीन के हिसाब से होना चाहिए, कि जो हर इंसान के साथ ऐसा ही बात होगा, उसी स्ट्रक्चर में बात होगा, जिसको कहा जाता है टेलीकॉलिंग सिस्टम। 3 मिनट का आपका कॉल होगा, उसमें से जो पहले 30 सेकंड जो होंगे वो इंडक्शन होंगे, इंट्रोडक्शन होंगे, मतलब आपका पहचान क्या है, आप कौन है। नेक्स्ट 30 सेकंड जो होंगे वो पर्पज ऑफ कॉल होगा, किस पर्पज के लिए आपने कॉल किया है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, आधा घंटा बात हो जाता है, लेकिन जिस पर्पज के लिए किया था, ना हमने उसको बताया, ना उसने उसको पूछा, बात तो आधा घंटा हो गया लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। तो पर्पज ऑफ कॉल बताना है, उसके बाद में 1 मिनट में हमें उसको प्लान बताना है, और नेक्स्ट 30 सेकंड में उसको क्लोज करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा जो आपको चाहिए। आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, मांगना पड़ेगा, आपको पॉलिसी चाहिए, आपको मांगना पड़ेगा, 30 सेकंड में क्लोज करना है। और बचे हुए 30 सेकंड आप एडजस्ट कर सकते हैं, या बहुत से कॉल आपके 2 से ढाई मिनट में भी खत्म हो सकते हैं। तो आपका 3 मिनट का कॉल अगर होगा, 4 घंटा भी अगर दिन में कॉलिंग करेंगे, तो भी 80 कॉल आप आसानी से कर सकेंगे। आसानी से 80 कॉल करते हैं। ये कार्यक्रम पहला आप करेंगे, आपके बाद में वही आपके टीम को देखेंगे, बताएंगे, टीम से करवा के लेंगे। और टीम अगर करना चालू होगा, तो दोस्तों आपके पास प्रोस्पेक्टिंग अच्छा होगा, कॉलिंग अगर आपका अच्छा हो गया, तो आप पागल हो जाएंगे, मैं मिलूं किस किस को। आज जो हमें बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर मिलूं किसको मैं, अगर मैं मिलूंगा, मैं किसी को बैठूंगा, किसके सामने बैठूंगा, तो मुझे मालूम है क्लोज करूंगा, लेकिन चैलेंज है कि मैं बैठू किसके सामने। दोस्तों आप पागल हो जाएंगे कि मैं मिलूं किस किस को। हाँ, उसके लिए आपको सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा, आइडियल कस्टमर के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक एरिया, एक सेगमेंट को पकड़ना पड़ेगा। नहीं तो एक मीटिंग इधर है, 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे है, 1 किलोमीटर दूसरी मीटिंग 10 किलोमीटर पे है, अगर ये होगा तो शायद आप एक साथ 2 मीटिंग कर पाएंगे। आपको आपका नीश क्लियर करना पड़ेगा, आपको आपका प्रोजेक्ट क्लियर करना पड़ेगा, आपको आपका आइडियल कस्टमर डिसाइड करना पड़ेगा। और दोस्तों यही लोग करते हैं, बड़े बड़े जो इंश्योरेंस, जो हमारे फील्ड के प्रोफेशनल है, वो आपने देखा होगा, कितने लोगों ने इसको नोटिस किया दोस्तों, जो लगातार एमडीआरटी सीओटी कर रहे हैं, वो लोग बहुत ही शांत और काम होते हैं। हम जितना भागम दौड़ी करते हैं, बहुत कम भागम दौड़ी उनका होता है, बहुत रिलैक्स होते हैं। और बहुत रिलैक्स होने के बावजूद भी वो एमडीआरटी सीओटी ट्यूटी करते हैं। और हम इतना भागम दौड़ करने के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है? नोटिस किया आपने कभी, क्यों ऐसा होता है? उनका क्लियर है मुझे किसको मिलना है, कैसे लोगों को मिलना है, कौन मुझे कस्टमर है। कोई भी कस्टमर नहीं लेते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तो कस्टमर को रिजेक्ट भी करते हैं, तू नहीं चलेगा मुझे। मेरे केस में अगर मुझे कोई बोलता है मुझे वेस्टर्न से मैं बात कर रहा हूँ और मुझे ऐसा ऐसा पॉलिसी भी लेना है, तो भी दोस्तों हम वहां पे जा नहीं पाते, जाते ही नहीं है। 2 क्वेश्चन खड़े होते हैं, पहले तो मेरा रेफरेंस किसने दिया, अगर रेफरेंस दिया तो तेरे को आना पड़ेगा या उसने बताया होगा। और दूसरी बात है, कोई तो मुझे क्रॉस टली कर रहा है, उसके अलावा कोई सवाल ही नहीं आता है कि वो मुझसे मुझे कोई फोन करके पूछे और मुझे पॉलिसी दे। क्योंकि हमने उसके ऊपर कभी काम ही नहीं किया, ना मार्केटिंग किया, ना कभी किसी को बोला कि मुझे उधर के कस्टमर थे। तो दोस्तों आपके पास ना बोलने का भी आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए। और ये हिम्मत कब आता है? जब आपके पास प्रोस्पेक्ट जबरदस्त है, जब आपके पास कॉलिंग का सिस्टम है, कॉलिंग के साथ काम करते हैं, लोगों की टीम है, फौज है तो मौज है, फौज है। कितने लोग एग्री करते, कितने लोग समझ पा रहे हैं? कॉलिंग करते टाइम पे दोस्तों आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन जो है नाइस और प्लेजेंट होना चाहिए। आपको जो टेलीकॉलिंग करेंगे वो स्क्रिप्ट के साथ करना है। यस, कमांडो को मैं एक स्क्रिप्ट भी देता हूँ बेसिकली। जो नए लोग हैं वो भी अगर एक ग्रुप के साथ अगर जुड़ जाएंगे, तो वहां पे भी मैं स्क्रिप्ट आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको स्क्रिप्ट के साथ बात करना है, हवा में बात नहीं करना है।
बहुत सारे लोग हवा में बात करते हैं, चलो हेलो, इधर से शुरुआत, उधर से शुरुआत, क्या इसके साथ अलग कुछ बोला, उसके साथ कुछ अलग बोला, उसके साथ कुछ अलग बोला। इसका लाइफ में कभी स्क्रिप्ट ही नहीं बनता है, कुछ भी बात करता है और कुछ भी काम करेंगे। जंगल के नाफिज काम करेंगे तो जंगल ही बनेगा। बागान अगर बनानी है तो उसको सिस्टम से ही काम करना पड़ेगा, सिस्टम से बात करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट के साथ आपको बात करना है। थर्ड चीज है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को क्वेश्चन पूछने हैं और उसके बाद में होता है प्लेजेंट थैंक यू। कॉलिंग जो है 2 से 3 मिनट का विथ स्क्रिप्टेड होगा, विथ कॉन्सेप्ट एंड सोल्यूशन होगा, पिंग पोंग रूल के साथ होगा। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को क्वेश्चन पूछने हैं और उसके जवाब उनसे हमें लेने हैं, हमें क्वेश्चन पूछना है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, कस्टमर को एक्साइटेड करना। मैं हमेशा कहता हूँ मार्केटिंग और सेल्स में दो ही काम होते हैं, एक तो कस्टमर को कन्विंस करो या फिर दूसरे कस्टमर को कंफ्यूज करो। आप अगर कस्टमर को इंफॉर्मेशन देते रहे ज्यादा तो क्लोज